आज की बातचीत प्रारंभ करें इससे पहले हमारी ओर से और रियल न्यूज इंटरनेशनल और हमारे एसोसिएट चैनल्स की तमाम टीम की ओर से आपको नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी कामना है, हमारी दुआ है कि 2024 हम सब की जिंदगी का सबसे बेहतरीन वर्ष के रूप में सामने आए, जिसमें सुख, समृद्धि और सेहत हमारे साथ रहे और हम देश और दुनिया में अहिंसा, इंसाफ और प्रेम का साथ देने वाले बने रहे। हालांकि दिल से हमारी कामना और दुआ यही है, परंतु 2023 तमाम विश्व को जिस मोड़ पर छोड़कर विदा हो रहा है, उसमें एक बेहतर कल का सपना सचता नहीं दिखाई दे रहा। 1 जनवरी 2024 बस एक और दिन के समान दिखाई दे रहा है, जिसने पिछले दिन को पीछे छोड़ दिया। समूचे विश्व में कई चिंगारियां सुलग रही हैं, जो किसी भी समय आग का रूप ले सकती है। ये चिंगारियां भी हमने ही सुलगाई हैं, इसलिए किस्मत को दोष देना बेकार है। इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएं तमाम दुनिया की समृद्धि और ताकत को बस अपने तक सीमित कर लेने की उसकी चाह हर जमाने में आग के शोलों को भड़काती आई है, और यह समय भी उससे अछूता नहीं है। क्या आपने सोचा था कि यूक्रेन रशिया युद्ध इतना लंबा चल जाएगा? परंतु यूक्रेन तो एक फ्रंट है, उसके पीछे दूसरे अनेक देश है जो यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सिपाहियों से सहायता कर रहे हैं। तमाम यूक्रेन आग में झुलस गया, परंतु अपने अपने खेल खेलते देश अपना खेल खेलते रहे। यही हाल उस युद्ध का है जिसको आप इस्राइल हमास युद्ध कहते हैं। दरअसल ये इस्राइल हमास युद्ध है ही नहीं। आज हमको बताएंगे क्या है इस युद्ध का असली कारण, कौन है जो इस युद्ध में खींचे जाने के कगार पर है। सुनिए, स्कूल में एक लाइन याद हुई थी जो आज भी मुझे वैसे ही याद है। समझ समझ कर समझ को समझिए, समझ समझना भी बड़ी समझ है। समझ समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। अब सच्ची समझ को समझना तो पड़ेगा, और नहीं समझा तो प्रोपेगेंडा झूठ को फैलाती इस दुनिया में हम ना समझ ही बने रहेंगे, और हमारी समझ पर पत्थर डालकर चालबाज लोग अपना हित साधते रहेंगे। या समझदार लोग भी कह सकते हैं, पर नेगेटिव लाइंस के ऊपर समझदार लोग। इस्राइल हमास युद्ध का कोई कारण अब तक आपकी समझ में आया हो तो बताइए। हमास से अपना संबंध बताने वाले कुछ सिर फिरे कैसे इस्राइल की सीमा में घुस आए, ये आज तक कोई नहीं जान सका। कंक्रीट की दीवारें, उन दीवारों पर बिजली का करंट और लेटेस्ट कैमरे और सेंसर्स। कोई चिड़िया भी छू जाए तो कहीं अलार्म बज उठता था। हमने सवाल भी उठाए कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई सैबोटेज था इस्राइल के अंदर से? किसने सहायता की उन लोगों की? ये सवाल 13 अक्टूबर 2023 को घूमता आईना पर मेरे अपलोड पैलेस्टीन इस्राइल युद्ध में भारत कहां और क्यों में भी हमने पूछा था। सुनिए, हमने कह तो दिया कि दीवार तोड़ी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और न था। वो लंबी और ऊंची दीवार जो समुद्र से शुरू होती है और लंबा चक्कर लगाकर समुद्र पर समाप्त होती है, कंक्रीट की बनी है। एक और समुद्र है, एक और इजिप्ट है, और 2 और दीवार है जो इसराइल को गाजा पट्टी से अलग करती है। उसको बुलडोजर से गिराकर हमास के लड़ाका इसराइल के इलाकों में घुसा है। दीवार के उस पार इसराइल में 5G और 6G सर्विसेज मौजूद हैं, तो दीवार के दूसरी ओर आज भी 2G सर्विसेज मौजूद हैं। यानी आज भी मोबाइल से केवल फोन पर बात करना ही मुमकिन है। पानी से लेकर बिजली और दवाएं आदि सब के लिए ये इसराइल पर निर्भर है, क्योंकि 2 और दीवार है, एक और इजिप्ट है और एक और समुद्र है जहां इसराइली नौकाएं गश्त लगाती हैं। फिर और भी सवाल उठे। इसराइल ने उसकी सरहदों में दाखिल होने वाले हमास के लड़ाकाओं द्वारा मारे गए असंख्य बच्चों की फोटो पब्लिक की। पूरी दुनिया में गुस्सा था, हमास कैसे मार सकता है इतने छोटे छोटे बच्चों को। अभी दुनिया ने वो समय नहीं देखा था जब इसराइल द्वारा 1-2 नहीं, हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा बम गिराकर या गोलियों से। इसराइली बच्चों की मौत पर दुनिया में जो गुस्सा था, उसके चलते अमेरिका ने आसपास के देशों को धमकी दे डाली कि कोई बीच में न कूदे, जबकि स्वयं कूद गया। अपना युद्धपोत भी इसराइल भेज दिया और हथियारों से लदे जहाज इसराइल के लिए रवाना हो गए। परंतु बाद में पता चला कि इसराइल में बच्चों को कत्ल करने की खबर ही झूठी थी, प्रोपेगेंडा था। अब क्यों नहीं दिखाया अमेरिका ने गुस्सा? क्योंकि ऐसे ही झूठे प्रोपेगेंडा पर अमेरिका अनेक युद्ध में उतरता रहा है, चाहे इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो या फिर अलकायदा आईसिस को स्वयं खड़ा करना हो। हिलरी क्लिंटन ने बोला कि हमने अलकायदा को खड़ा किया, फिर भी दुनिया नहीं चौंकी। आईसिस ने अनेक बेगुनाह लोगों के गले काटने की फोटो वायरल की। आपके दिलों में मुसलमानों को लेकर नफरत बढ़ती रही। ये नफरत इस हद तक बढ़ गई
कि आज हजारों मासूम बच्चे बमों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसलिए खामोश बैठे कि वे तो सकुशल हैं, उनके अपने तो नहीं मारे जा रहे। हम केवल अमेरिका से अपने हित साधने में लगे रहे। उस एपिसोड में आगे हमने क्या कहा था वो भी सुनिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल में 1200 लोगों की मौत कंफर्म हुई है और 2700 जख्मी हैं। दूसरी ओर गाजा की पट्टी में इसराइली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमलों के कारण 900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 4800 जख्मी हैं। सैकड़ों बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी शामिल है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि 1500 हमास के लड़ाका जो इसराइल में दाखिल हुए थे, उनकी लाशें उनके पास है। यदि ऐसा है तो फिलिस्तीन की ओर से मरने वालों की संख्या 2500 तक पहुंच चुकी है और अभी बढ़ रही है। यहीं पर युद्ध समाप्त नहीं हो रहा। अगले 100 घंटों में जो कुछ हो सकता है वो और भी दर्दनाक और भी पीड़ादायक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज़ की खबर के अनुसार इसराइली फौजें गाजा में ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार हैं और 3,60,000 आर्मी रिजर्विस्ट को बुला लिया गया है। और अल जजीरा की खबर बता रही है कि हथियारों से लैस पहला US प्लेन भी इसराइल पहुंच चुका है। यानी US ने भी इस ग्राउंड ऑफेंसिव को न केवल हरी झंडी दे दी है, बल्कि वो इसराइल का साथ दे रहा है। जो बाइडेन ने नाम लिए बिना उस इलाके के देशों को धमकी दी है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर उस इलाके में पहुंच गया है और कोई भूल कर भी इसराइल द्वारा किए जा रहे पलटवार में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे। उनका इशारा ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ है। इसी सबसे फॉल्स फ्लैग अटैक होने की शंकाओं को भी बल मिल रहा है, क्योंकि इसराइल तमाम गाजा पट्टी से ही पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट में ढकेल देने की ओर बढ़ रहा है। हमास के हमले से नेतन्याहू के खिलाफ जो आक्रोश था वो पीछे चला गया है। इसराइली पब्लिक में हमास के खिलाफ गुस्सा है और इसराइल जो कुछ भी करता है पब्लिक उसके साथ आ गई है। खबर है कि तमाम के तमाम 22 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा की पट्टी से निकलकर इजिप्ट आदि में चले जाने की बातें की जा रही हैं। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसराइल की फौज एक एक ब्लॉक को खाली करा के उसको ध्वस्त कर रही है बम बरसाकर। अब सुनिए आगे का खेल, जिससे साफ हुआ जाता है कि सारे युद्ध के पीछे का मंशा क्या था। क्या आप अब तक समझ पाए थे कि क्यों अपना गुस्सा दिखाकर इसराइल गाजा पर हमला करके उसको तबाह करता आ रहा है? लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। पहले ही 140 मील के क्षेत्र में 22 लाख लोग रह रहे थे। इसराइल ने घोषणा की उत्तर गाजा खाली कर दिया जाए। उत्तर गाजा पर अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। अस्पतालों में सुरंगों और हथियारों की घोषणा की ताकि दुनिया खामोश होकर बैठी रहे, उसको और प्रोपेगेंडा के जरिए खामोश बिठाया जा सके, अपनी बात को, अपने हमलों को सही साबित किया जा सके। प्रोपेगेंडा यहां भी अपना खेल दिखा रहा था, पर असल में हकीकत यह थी कि उत्तर गाजा से लोग दक्षिण की तरफ भागे तो दक्षिण पर बम फेंक दिया, उन पर बम फेंक दिया जो भाग रहे थे, इसलिए कि आपने उत्तर गाजा को खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया था। अस्पतालों में सुरंगों और हथियारों की घोषणा तो होती रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना तो सुरंगें मिली और ना ही हथियार मिले। प्रोपेगेंडा यहां भी, जैसा हमने बताया, अपना खेल दिखा रहा था और इसराइली फौजियों के हाथों बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे थे। कोई कारण नहीं समझ में आ रहा था, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, सिवाय इसके कि दुनिया को गुस्सा दिलाया जा रहा था। हमास और फिलिस्तीनियों के संरक्षक बन रहे ईरान को, हूतियों को, हिजबुल्लाह को गुस्सा दिलाया जा रहा था कि वो भी युद्ध में कूद पड़े। क्यों? क्योंकि यही तो मंशा थी। जो बाइडेन पीछे खड़े थे, बार बार बातचीत भी कर रहे थे जैसे बड़े शुभचिंतक हैं शांति के, परंतु युद्धबंदी की कोशिशों को वीटो भी कर रहे थे। ईरान फिर भी गुस्से में नहीं आया, सामने नहीं आया। शायद जान रहा था कि सारी कोशिश के पीछे उसके खिलाफ घेराबंदी करना है। जब यूएस ने अपने जहाज उस इलाके में खड़े करके धमकी दी तो भी मंशा यही था कि ईरान कूद पड़े, परंतु अभी तक ईरान नहीं कूदा है। आप कह रहे होंगे कि हम सब कुछ कयास पर कह रहे हैं, केवल अनुमान पे कह रहे हैं। आइए कुछ और सबूत देते। ईरान जान रहा है कि इराक तबाह हो चुका, सीरिया तबाह हो चुका, लीबिया को जिस तबाही के मुहाने पर खड़ा किया गया था वो युद्ध अभी भी जारी है। अफगानिस्तान में वर्षों बैठे रहने के बाद यूएस बस कुछ ही समय पहले छोड़कर निकला है। एक देश जो तमाम सैंक्शंस के बाद भी बचा रहा बड़ी तबाही से, वो ईरान है। अब ईरान को घेरना मंशा है। यूक्रेन युद्ध का मकसद रशिया को उधर उलझाए रखने का था, ताकि जब इधर मिशन छेड़ा जाए तो रशिया मैदान में ना आए, क्योंकि रशिया ने पहले भी सीरिया में तख्ता पलट की कोशिशें फेल कर दी थी। यूएस कहने को तो सीरिया में आईसिस के खिलाफ लड़ रहा था, परंतु वो आईसिस के ठिकानों को ध्वस्त कर पाने में नाकाम था। यूएस जैसी ताकत आईसिस के ठिकानों को ढूंढ ही नहीं पा रही थी जब तक कि रशिया मैदान में नहीं कूद गया। फिर आईसिस पर जो हमले हुए तो यूएस को भी मजबूरी वश
रशिया का साथ देना पड़ा। अब कैसे कह सकता था कि अब तक हम तो बस खेल ही कर रहे थे। उस समय भी सीरिया को ध्वस्त करके ईरान की प्रॉक्सी को समाप्त करना था, परंतु रशिया ने वो खेल खराब कर दिया। बशरुल असद आज भी सीरिया में गद्दी पर बैठे। अब प्लान था कि रशिया यूक्रेन में फंस जाएगा तो इधर नहीं आएगा, परंतु यूक्रेन के युद्ध से रशिया निकल आया और यूएस स्वयं यूक्रेन में अपने हाथ जला बैठे। यूक्रेन के युद्ध में यूएस द्वारा हिमायत जेलेंस्की या यूक्रेन वासियों के प्रेम में तो नहीं की गई थी। आज यूक्रेन का साथ यूएस ने छोड़ दिया है। जेलेंस्की यूएस आदि का दौरा करके हिमायत मांग रहे, परंतु अब वैसी हिमायत नहीं मिल रही। दो और सबूत देते हैं दिखाने के लिए। गाजा पर चल रही बमबारी ईरान को युद्ध में खींच लेने की है। हजारों बच्चों और महिलाओं पर बमबारी इसलिए हो रही है कि अब तो गुस्सा दिखाओ और आओ हमारे साथ। इसराइल के फौजी भी तो गाजा में मारे जा रहे थे। फिर क्या तुक बनता था कि अचानक इसराइल हमला करके सीरिया में ईरानी कमांडर सैयद मूसवी को कत्ल करके एक बार फिर ईरान को गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, एक तीसरा फ्रंट खोलने की कोशिश क्यों की इसराइल ने, जबकि स्वयं उसके फौजी मारे जा रहे हैं गाजा में। एक और उदाहरण देते हैं। इधर दिल्ली में इसराइल दूतावास के बाहर एक बम धमाका भी होता है। भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन हमला होता है। तुरंत पेंटागन घोषणा करता है कि इसके पीछे ईरान है। कोशिश ये भी है कि भारत इसराइल से अपनी दोस्ती के चलते और उसके जहाज पर हुए हमले से गुस्सा होकर ईरान के खिलाफ बोले, या कम से कम दुनिया में ईरान के खिलाफ माहौल और अधिक बनकर तैयार हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा करते हैं कि जो भी इस हमले के पीछे है उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ईरान के खिलाफ नहीं बोलते क्योंकि जान रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े दिनों से भारत को बैकफुट पर इसलिए ले जाने की कोशिश थी कि भारत साथ देने के लिए विवश हो जाए। पर राजनाथ सिंह सब कुछ समझते हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स की भी समझ में खेल आ रहा है। भारत सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया रशिया के दौरे पर। पुतिन भी जान रहे हैं कि अब क्यों आए हैं जयशंकर। आमतौर पर पुतिन किसी और देश के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं करते, परंतु उन्होंने न केवल जयशंकर से मुलाकात की बल्कि उससे पहले अजीत डोभाल जब रशिया गए तो उनसे भी मुलाकात की। भारत ने संदेश दे दिया है, हमें उकसाने की कोशिश ना करो, हम ना तो तुम्हारे प्रेशर में आकर युद्ध में कूदेंगे, हमारे पास और भी विकल्प है। रशिया हमारा विकल्प है। रशिया बड़े जमाने से हमारे साथ खड़ा रहा है। कोई बार बार यदि दगाबाजी करता रहा है तो वो यूएस है जो अपने हित के सामने दोस्तों की बलि चढ़ाने के लिए अब जाना जाने लगा है। भारत की समझ में ये बात अब आ गई है। यदि आप रियल न्यूज इंटरनेशनल देखते रहे तो आप जानते होंगे कि बीते 3 वर्षों से हम बस यही कहते रहे। उस समय कुछ लोगों को लगता होगा कि हम भारत की विदेश नीति के खिलाफ बोल रहे, भारत की विदेश नीति के खिलाफ अवश्य बोल रहे थे, परंतु देश के हित में जो कुछ हमें समझ आ रहा था वो बोल रहे थे। और अब उसका एंडोर्समेंट भारत ने यूएस का दामन छोड़ रशिया के करीब होकर एक बार फिर कर दिया। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरे विशेष प्रोग्राम घूमता आईना में बनती बिगड़ती खबरों पर मेरा एनालिसिस करने का सिलसिला जारी है। रियल न्यूज इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और खबरों को अपने मित्रों को भी भेजते रहिए।